हेलो एंड वेलकम टू योर डेली क्रिकेट शो। एशिया कप 2025 के बारे में आज बात करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा। आज बात होगी भारत बनाम ओमान की। एक तरफ है वर्ल्ड कप की महाशक्ति भारत, दूसरी ओर उभरती हुई टीम ओमान। अपने शुरुआती 2 ग्रुप स्टेज मैच जीतकर भारतीय टीम सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, तो ओमान लगातार 2 हार के बाद पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। लेकिन आज उसके पास एक मौका होगा भारत जैसे ताकतवर टीम के खिलाफ खेलने का, अनुभव लेने का, सीखने का। इस मैच पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरुवार को श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान मैच के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप बी के अपने आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने अपने साथ साथ बांग्लादेश की जगह भी सुपर 4 में पक्की कर दी और अफगानिस्तान का सफर एशिया कप में खत्म हो गया है। जीत के लिए 170 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका की जीत खराब रही। ओपनर प्रथम निशंका 6 और फिर कामी मिशारा 4 रास्ते में लौटे तो अफगानिस्तान की उम्मीदों पर चढ़ाव आया। लेकिन यहां से विकेट कीपर कुशल मेंडिस ने पारी को संभाल लिया और 52 गेंदों पर नाबाद 74 रन्स बनाकर आखिरी तक डटे रहे। इससे पहले मोहम्मद नबी की 22 गेंदों में खेली गई 60 रनों की पारी की बदौलत अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 169 फॉर 8 का स्कोर बनाया। नबी ने आखिरी ओवर में दुनित विलालगे को 5 छक्के जड़कर धमाल मचा दिया। 22 साल के ऑलराउंडर दुनित को मैच के बाद पिता के निधन का दुखद खबर मिली, जिसके बाद वो घर के लिए रवाना हो गए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, नजर घुमाते हैं कल के स्कोर्स पर। एशिया कप 2025 भारत बनाम ओमान 12वां मैच। अफगानिस्तान 169 फॉर 8 इन 20 ओवर्स एंड श्रीलंका 171 फॉर 4 इन 20 ओवर्स। श्रीलंका 6 विकेट से जीत गए। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट द विंडो फॉर द गेस्ट। Hello Tosh ji, hello Kamran ji, hello Shehzad ji. Good afternoon everyone, good evening to people sitting in India. Thank you for joining us in Daily Cricket Show. How are you all doing? All well. Hello Sanjeevni. Thank you Sanjeevni. Hi, Sanjeevni. Fantastic. It's exciting day. India versus Oman. It's going to be although one-sided encounter, but excited that India is playing today. आई नो ओमान को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, इतनी शानदार टीम के साथ खेलेंगे। दे विल गो अवे विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ लर्निंग्स, प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट स्क्वाड ऑफ इंडिया। कामरान जी, आप कुछ कल के मैच के बारे में कुछ बोलें एंड देन वी मूव ऑन टू टुडेज मैच प्लीज। कल के मैच पे तो हम आते हैं, शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस। आई एम श्योर आप उनकी तरफ भी जाएंगे। तो कल का जो मैच है वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड ही था, जो कि हम लोगों ने मैच से पहले भी बात की थी, लेकिन और मजीद डिसअपॉइंटिंग हो गया अफगानिस्तान के लिए। और अफगानिस्तान को अगर ये देखें तो कुछ हफ्ते पहले तक ट्राई नेशन सीरीज की जो कैप्टन्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अफगानिस्तान से राशिद खान से यही पूछा गया था कि आप इस वक्त कंसिडर किए जाते हैं सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, ऑब्वियसली आफ्टर इंडिया। और फिर उसके बाद ये पिछले कुछ हफ्ते जो गुजरे अफगानिस्तान के लिए इतने अच्छे नहीं गुजरे। पाकिस्तान से 2 दफा हारे, बांग्लादेश से हारे, श्रीलंका से हारे, और पिछले साल के वो सेमीफाइनलिस्ट रहे। तो नॉट अ गुड जर्नी फॉर अफगानिस्तान, बट आई थिंक इट्स ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि अभी आगे वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है और अब उनको टाइम मिल जाएगा ये देखने के लिए कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या गैप्स उनकी टीम में। बट श्रीलंका वाज वेरी क्लिनिकल और दे फिनिश्ड द गेम। और जो हमने कल भी बात की थी कि निशंका को और कुशल परेरा को सपोर्ट चाहिए, तो कल कुशल मेंडिस ने वो सपोर्ट दी और बड़ी एबल सपोर्ट दी। तो रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हमारे साथ एक और बहुत ही शानदार गेस्ट भी जुड़े हुए हैं आज, यूएई के फॉर्मर प्लेयर मिस्टर शहजाद अल्ताफ सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज आप कल के मैच के बारे में कुछ हमारी जनता से बात कर सके तो।
पाकिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। मुझे नहीं मालूम आप लोग कैसे उसको रेट कर रहे हैं सेकंड बेस्ट टीम। अगर आप देखा जाए आज से अभी तक मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान टीम है इंडिया से या पाकिस्तान से या श्रीलंका से इतने मार्जिन से मैच जीती होगी, इवन बांग्लादेश से, तो आप उसको सेकंड बेस्ट टीम तो नहीं बोल सकते। हाँ, उन्होंने काफी इंप्रूव किया है। जो कल का मैच था श्रीलंका ने अफगानिस्तान को बड़े मेरा ख्याल इजीली मैच उन लोगों ने विन कर लिया। एक ओवर पहले वो 4 विकेटें खोकर, अगर अगर आप देखा जाए मेरा ख्याल 7-8 महीने से सब लोग बोल रहे हैं अफगानिस्तान की टीम सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की। मुझे नहीं मालूम कि आप किस बेस पे उसको सेकंड बेस्ट टीम बोल रहे हैं। एशिया की टीम अभी तक आप देखा जाए मुझे नहीं लगता उसने इंडिया से कोई मैच जीता होगा या पाकिस्तान से 2-3 से ज्यादा मैच जीते होंगे। फिर आप बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, उनसे भी ऐसे मैच नहीं जीते। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेले। इसमें अगर आप जाएं तो 90s में के बाद भी तो कीनिया की टीम भी सेमीफाइनल खेली थी। तो आप उसको नहीं बोल सकते कि कीनिया के और ये अफगानिस्तान एशिया की बेस्ट टीम्स हो गई हैं। एब्सोल्युटली राइट सर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं आज के मैच पे। अब बात आज के मुकाबले की भारत बनाम ओमान की करते हैं। दोनों टीमों में आज तक आपस में कोई मुकाबला नहीं खेला है, तो यह आज पहला मुकाबला होगा जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने यूएई को 9 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद उसने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई थी। तो ओमान को पहले मुकाबले में पाकिस्तान से 93 रन और दूसरे मैच में यूएई से 42 रनों से हार कर बाहर हो चुकी है, और ये उसका आखिरी मुकाबला होगा। बात करते हैं इस मुकाबले की, एक बार नजर डालते हैं एशिया कप 2025 के लिए ओमान टीम। फॉलोड बाय एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम। अगर हम भारत एशिया कप 2025 की बात करें तो कुल मिलाकर 2 मैचें खेली हैं। दोनों मैचें भारत जीत चुका है, 4 नंबर के अंकों पर हैं, और नेट रन रेट की अगर हम बात करें तो +4.793 का नेट रन रेट है। वर्तमान T20 रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो भारत पहले नंबर पर है और ओमान का नंबर 20 नंबर पे, 20 नंबर पे है ओमान। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराया और फिर पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। टीम आत्मविश्वास से भरपूर लग रही है। एक बार नजर डाल रहे हैं इस स्टैट्स पे। भारत का एशिया कप 2025 अभियान की अगर मैं बात करूं तो पहले मैच में यूएई बनाम भारत 9 विकेट से जीता। दूसरा मैच पाकिस्तान बना भारत 7 विकेट से जीता। ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान का एशिया कप 2025 अभियान, पहला मैच पाकिस्तान बनाम ओमान, पाकिस्तान 93 रनों से जीता। दूसरा मैच यूएई बनाम ओमान, जिसमें यूएई 42 रनों से जीता। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। टू बिगिन विद कामरान जी, सर ये सारा स्टैट्स और ग्राफ्स और जो भी हमारे आज प्लेइंग 11 है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, वो सबको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की टीम सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किधर है उनकी, बैटिंग में, बॉलिंग में या फील्डिंग में? कामरान जी। देखिए, ऑनेस्टली जो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में, वो बेंच पे। जो इस वक्त इंडिया की जो तो क्योंकि उनकी बेंच इतनी स्ट्रांग है कि कोई गैप रह नहीं जाता, और कोई भी प्लेयर बेंच से उठ के आके, और ये एक खासा होती है कि जो टीम्स जो जब अपने पीक एक एरा में जब होती हैं, तो ये हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे जो कि नहीं खेल सके उस दौर में। ऑस्ट्रेलिया का हमने जब एरा देखा तो उसमें भी ये चीज थी, और अब इंडिया में हम ये देख रहे हैं कि प्लेयर्स बेंच के ऊपर भी इतनी क्वालिटी के हैं जो शायद दूसरी टीम से जाके प्लेइंग 11 में खेल ही ना सके, बल्कि शायद कैप्टन भी बन जाए, लीड कर सकते हैं। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अभी की अगर हम एशिया कप की बात करें तो ड्यू टू देयर प्रोग्रेस और देयर प्रोफिशिएंसी, जो कल भी हमने बात की थी कि वो नंबर 1 रैंक टीम है,
उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका है 7वें और 8वें नंबर पे, फिर 9वें नंबर पे अफगानिस्तान। तो बाकी सब बहुत दूर है, और यही गैप हमें 2 मैचेस में नजर आया है कि अभी तो उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी अगर हम कहें तो। बॉलिंग नो डाउट वेल राउंडेड, वेल एक्सपीरियंस्ड, स्किल वाइज बेस्ट, और जो बैटिंग है, बैटिंग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो आई थिंक दे आर इक्वली गुड इन ऑल डिसिप्लिन्स। Tosji, will you also agree with the same? No, I have to agree. I mean, Kamran Gai bole वो 100% है. Exactly. We have Team India has been fantastic throughout. I mean, number 1 टीम की बात करें, और number 1 टीम ऐसे ही नहीं बनती कोई टीम जब तक कि उनका कंसिस्टेंसी नहीं हो, जब तक कि एक बैलेंस नहीं हो, जब तक कि एक फॉर्मेटेबल आउटफिट नहीं हो, और हर पजल जो है ना इनका, हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। और आप देखिए शुरुआत से लेकर एंड तक, चाहे आप अभिषेक शर्मा एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक यंगस्टर की बात करें T20 क्रिकेट में डेयर डेविलरी वाले, या आप नीचे सबसे लास्ट में बुमराह की, तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल भी मिलेगा, और शुरुआत से अभिषेक शर्मा वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का डोमिनेंस है, मिक्स वन ऑफ द रीजंस इज द मिक्स ऑफ एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर्स as well as extremely experienced players in Hardik Pandya, Surya Kumar Yadav और जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स। तो इट्स मोर ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर डिपार्टमेंट है सिक्योर्ड है, हर डिपार्टमेंट एक अपनी आइडेंटिटी है, और इंडिया को पता है किस तरीके का क्रिकेट खेलना है। और शुरुआत से ही, आई मीन इट्स फ्रॉम बॉल 1, चाहे वो गेंद से हो चाहे वो बल्ले से हो, गेंद पहली बॉल से उनको पता है क्या स्टेटमेंट देना है, क्या मिशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर अभिषेक शर्मा वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभमन गिल के साथ, तो उनको पता है कि शुरुआत अच्छी देनी है, या अगर कोलैप्स हुआ तो बीच में उनके पास बल्लेबाज है, चैंपियन हो, अगर ऊपर प्रमोशन मिले चाहे वो दूसरे बल्लेबाज हो सूर्या या तिलक वर्मा, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना, तो उनको एग्जैक्टली पता है, अंदाजा है, और गेम प्लान है। अगर प्लान ए वर्क नहीं करते तो प्लान बी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे प्लान ए वर्क कर जाता है। चाहे वो फॉर एग्जाम्पल लास्ट गेम प्लान ए एक गेंदबाजी में कहीं ना कहीं डगमगा गया था, विकेट्स तो गई थी, मगर उसके बाद जो शॉट्स क्रिएट किए थे, बुमराह भी जहां पर मार खाए थे, इन्होंने कुलदीप यादव और स्पिनर को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान बैकफुट पे हो गया। सो दे आर एवरीथिंग इज कवर्ड। तो वो बेसिस कवर करने के बाद वन ऑफ द that is what makes India a special team and an extraordinary team and the number 1 team in the world right now. Absolutely, absolutely. So we will quite agree कि bench strength जो है इस टूर्नामेंट का बहुत दमदार है टीम इंडिया के लिए। शहजाद सर, आप कुछ इसके बारे में बोलेंगे कि बेंच स्ट्रेंथ से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त इंडिया की टीम देखा जाए तो ज्यादा उनके पास 3-4 तो ऑलराउंडर ही खेल हैं, जो ऑलराउंडर ऐसे हैं जो बॉलर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बैट्समैन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे बुमराह है, बॉलिंग बैटिंग दोनों इंडिया के पास बहुत मजबूत है। कि इस वक्त अगर आप देखा जाए ये जो एशिया जो कप हो रहा है, अगर देखा जाए तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया की लग रही है। अगर पाकिस्तान की टीम भी इस वक्त बिल्कुल नए प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, और श्रीलंका की टीम मुझे सेकंड टीम बेस्ट टीम लग रही है इस वक्त, जैसा वो लोग खेल रहे हैं, जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं श्रीलंका की टीम। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका और इंडिया फाइनल में होंगे। ऑल राइट, ये तो बात हो गई बेंच स्ट्रेंथ की। अगर अभी हम बात करें ओमान की टीम का सफर, क्विकली इस ग्राफ पे एक बार नजर घुमाते हैं। अगर ओमान एशिया कप 2025 में 2 मैच खेला है तो एक में भी जीत हासिल नहीं की है, दोनों मैचें हार चुकी है, और नेट रन रेट की अगर मैं बात करूं तो -3.375 है। ओमान टीम 2025 T20I में 5 मैचें खेली है और 5 मैच हार चुकी है। आगे बढ़ते हुए ओमान का T20I रिकॉर्ड, टोटल 100 मैचेस खेली है, 44 मैचेस हमने जीती है, 53 मैच हार चुके हैं, 2 मैचेस में टाई हुआ है, और नो रिजल्ट इन 1 मैच। फॉलोड बाय ओमान के लिए सबसे ज्यादा T20 विकेट बिलाल खान 110, जशीन मकसूद 51, अकीब इलियास 47 एंड खावर अली 46। अगर हम ओमान की इस टीम और स्कोर के मद्देनजर करते हुए बात करें तो ओमान का इस टूर्नामेंट में काफी मेहनत है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। जितेंद्र सिंह और विनायक शुक्ला जैसे खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीद थी, पर टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो गई है। कामरान जी, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए हम उनकी प्लेयर बाय प्लेयर परफॉर्मेंस पे जा सकते हैं। खैर 2 ही मैचेस हैं और अनफॉर्चुनेट है उनके लिए कि दोनों मैचेस में ऑल आउट हुए, लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ 4 इनिंग्स हैं 20 प्लस की और हाईएस्ट स्कोर उनकी तरफ से 27 है, तो इट सेज अ लॉट। और उसके बाद बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो एक स्पेल लगा है 4 ओवर में 17 रन का। there's not a lot there to talk about. लेकिन एक और जो चीज़ है जो हमें जहन में रखनी चाहिए ओमान के बारे में, वो ये है कि ये जो इस टूर्नामेंट में आए हैं ये बेसिकली अटेंडेंस लगाने ही आए थे। जो इनकी प्रिपरेशंस हैं हम इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो ओमान क्रिकेट में जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट रहा पिछले वर्ल्ड कप के बाद, पिछले वर्ल्ड कप में अच्छा खेले थे और ओमान की टीम ने पहले भी एशिया कप में एक दफा वो बांग्लादेश को हरा भी चुके। तो बहरहाल उस वाली चीज में ये है कि वो ज्यादा अच्छा कर सकते थे, लेकिन जो 2024 की जो उनकी टीम थी उन 15 में सिर्फ 2 प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं। आमिर कलीम रिटायरमेंट ले चुके थे, वो वहां से वापस आए और रीजन वो है कि जो पे डिस्प्यूट हुआ था और उनके जो 11 टॉप प्लेयर्स थे इंक्लूडिंग आकिब इलियास, मकसूद, इन लोग जिशान और इन लोगों को बैन कर दिया ओमान क्रिकेट ने। तो उसका इम्पैक्ट अब जो है वो हमें ग्राउंड पे नजर आया, तो वो आई थिंक इट वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड। इम्पैक्ट नजर आया, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कमजोरी कहाँ पर है तौस जी, बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में? नहीं, ओमान की बात करें आप अगर, तो देखिए ओमान ओवरऑल सीखने के लिए आई है। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, फिलहाल तो उनको काफी एरियाज में वर्क ही करना। ऑब्वियसली आई वुडंट कंप्लीटली डिसमे देम, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एक कर्व है उनके लिए और जितना ज्यादा हो सके वो सीखे यहाँ से। देखिए एट द एंड आप टीम इंडिया के सामने खेल रहे हो और टीम इंडिया से आपको हासिल करना है जीत, तो मतलब दूर तक नहीं, with all due respect, I mean, they are in no position to be anywhere close. But what we can earn right now from this particular team is the experience और जो memories है और जो सीख जो मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल चाहे आप मैदान में जाके सीखे उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से, या ऑफ द फील्ड जाके आप बात करें उनके एक्सपीरियंस से, चाहे वो गौतम गंभीर हो, हार्दिक पांड्या हो या सूर्य कुमार यादव या जसप्रीत बुमराह। ये मैं स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा कि यार उनकी बल्लेबाजी वीक है, क्योंकि 67 ऑल आउट पे क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के सामने, उसके बाद चेज नहीं कर पाए। तो एट द एंड I wouldn't say a weak team. It's still it's not even a work in progress like an Afghanistan team. अफगानिस्तान एक strong team है, एक शायद वो consistent नहीं है because of their nature, because of their character, ultra aggressive मैं कहूँगा, temperamental। अगर ये अभी सीख रहे, अभी ये अपने पहले पड़ाव पर है। ऑब्वियसली इतने सालों से खेलते चले आए हैं, वर्ल्ड कप्स खेले हैं, अपसेट्स भी किए हैं और अपसेट्स क्रिकेट में तो होता ही है, बिकॉज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द गेम। But again, to expect an upset coming in against India is completely unthinkable. If it does, it will be nothing, no less than a miracle. But again, it's more of a learning. Whether you bat, field, in fact, being on the field with playing against them is an achievement. It's kind of a medal and a badge of honor for these youngsters. Especially कामरान भाई ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली और जो हम नोटिस किए ओवर द टाइम कि यार ये नए लड़के हैं, पिछले साल वाले जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो अलग थे प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, ये एकदम ही नए लड़के हैं। एक साल में या ये साल में ये टूर्नामेंट में क्या ही वंडर कर लेंगे। तो नथिंग मोर देन लर्निंग। वीकनेस और बैटिंग बॉलिंग या फील्डिंग में बात करके इतना कुछ डीप में नहीं जा सकते इनके। जस्ट दैट they are out there, they should learn something or the other from their senior pros, I would say. जैसे कामरान जी और तौस जी आप दोनों म्यूचुअली अग्री की लर्निंग स्टेज है। डेफिनेटली हम बोल नहीं सकते कि बल्लेबाजी अच्छी है या बॉलिंग अच्छी है या फील्डिंग अच्छी है। तो अगर हम बात करें जितेंद्र सिंह और हमाद मिर्जा जैसे बल्लेबाजों के, क्यों प्रभावित अब तक नहीं हो पाए हैं, आपको क्या लगता है? कामरान जी, सॉरी। देखिए अगेन वही वाली बात है, बहुत छोटा सैंपल साइज है और हमें इस चीज को बजाय इसके कि हम उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा डिटेल में जाएं, कुछ है भी नहीं, लेकिन ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि टूर्नामेंट फॉर्मेट की वजह से एसोसिएट नेशन है उसको चांस मिला है। होपफुली अगर उनके ये प्लेयर्स आगे खेलेंगे तो उसका हमें रिजल्ट या इसका जो आउटपुट है वो फिर नजर आएगा।
एसोसिएट नेशंस की आपने बात करी कामरान जी, तो मैं शहजाद सर से पूछूंगी, ये जो छोटे क्रिकेट नेशंस के लिए ऐसे टूर्नामेंट कितने महत्वपूर्ण है सर? और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि यूएई 3 बार जीत चुकी है एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक वेरी क्लोज बट स्टिल सो फार। इसके बारे में आप क्या कहेंगे शहजाद जी? जी ये देखिए जो ये एसोसिएट जो टीम्स है, अगर जब हम लोग खेलते तो उस वक्त सिर्फ एक ही टीम को चांस मिलता था एशिया कप खेलने की थी, जो एसीसी ट्रॉफी विन करती थी। अभी तो ये लोग बहुत लकी हैं कि 4-4 टीमें क्वालिफाई कर रही हैं एशिया कप खेलने के लिए, और इनको काफी कुछ सीखने को मिल भी रहा है, और ये इनमें काफी इंप्रूवमेंट भी आ रही है खेलने के लिए। अगर आप देखें यूएई की जो टीम है, पाकिस्तान के साथ खेली है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान टीम को 147 में आउट करके, और वो 147 चेज नहीं कर सकी, वो भी बिल्कुल उनका रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर जो भेजना, आसिफ लाला को उन्होंने नंबर 7 नंबर 8 पे भेजा। आसिफ लाला एक ऐसा बैट्समैन है यूएई के अंदर, अगर आप देखें तो मैं उसको 12-13 साल से देख रहा हूँ, और उसने ऐसी ऐसी इनिंग्स खेली है कि अकेला मैच जीत के लेगा। अभी आप देखें लास्ट ट्रायंगुलर सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसने क्या इनिंग्स खेली है। उसके बाद भी मुझे नहीं समझ आती वो जो हमारी टीम के जो कोच है उसको नंबर 7 पे भेज रहे हैं तो बैटिंग करने के लिए, जहाँ के वो आराम से मैच जीत सकते थे, और उसको उन्होंने नंबर 7, उसको एकदम इमीडिएटली राहुल चोपड़ा के बाद बैटिंग करने आना चाहिए था। आप देखिए अगर राहुल चोपड़ा, वसीम, लाला और अली शान एक ऐसे बैट्समैन है जो जीत सकते थे, और उसने जो हमारे जो टीम है इसको यूटिलाइज ही नहीं किया आसिफ लाला को। सर हमने सुना है जो यूएई का प्लेइंग 11 है, काफी बच्चों को आपने ट्रेन किया हुआ है, इस बारे में हमारी ऑडियंस को प्लीज बताएंगे। वी आर वेरी एक्साइटेड टू जी नो अबाउट बिल्कुल, इट। ये अगर आप देखा जाए राहुल चोपड़ा, ध्रुव प्राशर, ये सब लोग, कौशिक, ये सब मेरे पास ही खेलते हैं, हमारे पास ही मोस्टली जो प्लेयर है हमारे पास आगे खेलते हैं हमारी एकेडमी में। अगर राहुल चोपड़ा को देखा जाए, हम लोग 3 साल पहले इसको, 4 साल पहले इंडिया से लेके आए थे, हरियाणा से। आज वो यूएई का कैप्टन है, हमें बहुत प्राउड है कि वो यूएई का कैप्टन है। आसिफ लाला वगैरह ये सब हमारे पास आते हैं, खेलने के लिए आते हैं। ऑल राइट, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत की रणनीति की। खबरें ऐसे आ रही हैं कि बुमराह और हार्दिक पांड्या को आराम दिया जाएगा, और वहीं रिंकू सिंह, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। यानी इस मैच में हमें एक नई प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है कामरान जी कि बुमराह और हार्दिक को आराम, क्या ये सही कदम है सुपर 4 को ध्यान में रखते हुए? कामरान जी। मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है अगर ऐसा होता है, क्योंकि आगे अभी सुपर 4 है, मतलब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है, तो ये जो है बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट लेस नहीं मैच है, डेड रबर भी नहीं, मतलब इसमें कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो समटाइम्स होता ही है कि आप अपने टॉप प्लेयर को इसमें खिला के, अनलेस एंड अनटिल के वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका होता ही है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, एक इतने नीचे की टीम है, कोई अगर रन्स चले गए, किसी ने कर दिया, तो वो अननेसेसरली जो है वो एक प्रेशर वो अपने ऊपर बिल्ड करने वाली बात है। तो उससे बेहतर ये कि रेस्ट करें, जो जो अर्शदीप है जो बेंच पे हैं उनको खिलाएं। जितेंद्र शर्मा मौजूद है, तो सैमसन को मौका नहीं मिला है। आई डोंट नो अगर इंडिया किस तरीके से देखती है, सैमसन को आज संजू सैमसन को आप ऊपर भेज सकते हैं, जितेंद्र शर्मा को आप मिडिल में खिला सकते हैं, बट इट्स अगेन इंडियाज कॉल। आगे जो मैचेस हैं फिर उसके बाद इंडिया की टेस्ट सीरीज भी है, तो मेरे ख्याल में वर्कलोड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से कम से कम बुमराह और पांड्या को तो शायद रेस्ट मिलेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। ये बात हो गई जितेंद्र और संजू सैमसन की। अगर अर्शदीप और हर्षित की बात करें तो ये गेंदबाज टीम कॉम्बिनेशन में क्या नया जोड़ सकते हैं तौस जी? ये अर्शदीप आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अर्शदीप या कोई भी नया प्लेयर, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि यार अब जब ये मैच इनकॉन्सिक्वेंशियल है तो आपको एक नया एक्सपीरियंस तो देना पड़ेगा इनको, टीम मैच एक्सपीरियंस मैं कहूंगा, चाहे अर्शदीप के लिए या हर्षित के लिए, या अगर रिंकू सिंह आए टीम में तो। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंडीशंस क्या है, एक्लिमेटाइजेशन भी करना है आपको, वेदर भी अलग ही है, विकेट्स भी एकदम ही अंदाज अलग है खेलने का। और रिंकू सिंह नहीं थे, अर्शदीप तो थे चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा, तो उनको एक हद तक पता है, रिंकू सिंह को पता नहीं है। तो रिंकू सिंह शायद इनकी जगह आ सकते हैं, अगर चेंज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे तो अक्षर पटेल की जगह, और अर्शदीप सिंह बुमराह की जगह आ सकते हैं। और बुमराह हैज प्लेड इनफ, गॉट एक्सपीरियंस ऑफ द होल वर्ल्ड, खेले कि तो उनको
बड़े सुपर 4 में या बड़े गेम्स में उनको डायरेक्ट ला ही सकते हैं। और अर्शदीप को ऑब्वियसली ही इज गॉट द स्किल्स, ऐसा नहीं उसको अंडरमाइन करूंगा मैं कि यार इनको वार्म अप भी चाहिए और साथ साथ वहां पर एक्सपीरियंस भी चाहिए, आइडिया भी चाहिए कि यार टीम कॉम्बिनेशन में कहाँ बैठ रहे। कप्तान के लिए भी इजी हो जाएगा, हर्षित के लिए भी समझ में आ जाएगा इन कप्तान को कि भाई क्या फॉर्म में है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या ये विकेट पे डाल सकते हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की जहां विकेट थोड़ा स्लोअर साइड पे, और बाउंस कैसा आ रहा है। तो वो सब अंदाजा देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैचेस या शायद इंडिया के सारे मैचेस इधर ही खेले जाएंगे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, और ये फेवरेट उनका ग्राउंड रहा है ओवर द टाइम। तो लाजमी बनता है चेंजेस, और चेंजेस लाएंगे तो ही आपके जो बेंच पे प्लेयर्स है। अब कामरान जी ने बताया था कि यार बेंच इतना स्ट्रांग है, साबित होता है कि यार किस तरीके की टीम है ये टीम इंडिया, बिकॉज इट हैज अ वेरी स्ट्रांग बेंच स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको भी चांस देना चाहिए गोइंग अहेड इनटू दिस सुपर 4 एंड द फाइनल्स व्हिच इज ऑलमोस्ट अश्योर्ड, आई बिलीव। You never know, it's cricket at the end of the day, but then you have to keep your boys ready. You never know कहाँ से सिचुएशन अराइज हो जाए कि भाई आपको खिलाना है, कहाँ से इंजरी आ जाए। Absolutely, we have to be ready for everything. तो इसी नोट पे yes we all know ओमान एक लर्निंग स्टेज पे है, भारत एक बहुत ही शक्तिशाली टीम है। तो साफ है कि भारत बनाम ओमान का मुकाबला सिर्फ ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच के साथ ही तैयारी को अंजाम देने का मौका है। टीम इंडिया पहले ही सुपर 4 में पहुंच चुकी है और अब असली चुनौती वहीं से शुरू होगी। Thank you so much for joining us. This is Daily Cricket Show Asia Cup 2025. Thank you so much for joining us, Shehzad ji, Kamran ji, and Tos ji. This is Sanjeevni Sharma signing off.